हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी पीसीएल टीजी 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 19 मार्च 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 3 को करेंगे। 51 के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, सोडियम वेपर लैंप से कौन सा रंग निकलता है? जो सोडियम लैंप होता है, सोडियम वेपर लैंप होता है, उससे जो कलर होता है उससे पीले कलर का रंग निकलता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52, द टाइप ऑफ रोटर इम्प्लाइड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें किस टाइप का रोटर यूज करते हैं? तो इसमें जो रोटर यूज किया जाता है स्क्वायरल केज टाइप के यूज करते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इफ ए बैटरी व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 ohm हाई टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 16 वोल्ट व्हेन डिलीवर 4 एम्पियर द ईएमएफ विल बी। ईएमएफ कितना होगा? तो चलिए देखिए इसको सही ज़रा और डिटेल में देखते हैं। ये देखिए ये एक बैटरी है। बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ इस तरीके, और इसका जो वोल्टेज है उसी को हमें पता लगाना है। अब देखिए यहाँ पर एक ये टर्मिनल है। अगर मान लीजिए इस पर कोई हम लोड कनेक्ट किए हैं, ये लोड कनेक्ट किए हैं, तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है ये 4 एम्पियर की फ्लो हो रही करंट है। इसमें जो करंट की वैल्यू है 4 एम्पियर फ्लो हो रही है। अब इसकी वैल्यू है 0.4 ओम है। अब यहाँ पर V की वैल्यू या E की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन जब करंट 4 एम्पियर की फ्लो हो रही है तो यहाँ पर जो वोल्टेज टर्मिनल का वोल्टेज है, अगर हम ये कहें यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो 16 वोल्ट आ रहा है। तो ये हमें क्या करना है, ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ निकालना है। अब इसमें हमें देखिए वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं। वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू कैसे निकलेगा? ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम टर्मिनल वोल्टेज में जोड़ देंगे तो इस ई के इक्वल आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं E इज इक्वल टू V प्लस आई इंटू आर। आर जहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है, V कितना है, E जो है 16 वोल्ट है, 16 वोल्ट। आई आर की वैल्यू कितनी है 0.4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 1.6, 1.6 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17.6 वोल्ट। ये हो गया। इसको हल करेंगे तो ये सही आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा पहला वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये कंडक्टर का क्या होता है, इसका देखिए एक फार्मूला होता है, R इक्वल टू होता है रो एल अपान ए। अब देखेंगे जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है ये एरिया आ रहा है, एरिया यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपान ए होता है। तो इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, द इंडक्शन मोटर which has the highest power factor on operation at full load is। देखिए अगर मान लीजिए कोई इंडक्शन मोटर है उसको फुल लोड पे चलाते हैं तो किस मोटर का इसमें हाईएस्ट पावर फैक्टर होगा? तो देखिए इसमें क्या है कि स्प्लिट फेज टाइप की, इसमें जब अगर मान लीजिए सिंगल फेज है हाईएस्ट पावर फैक्टर, इसमें सिंगल फेज और 3 फेज की चर्चा नहीं की गई। द इंडक्शन मोटर विच हैज द हाईएस्ट पावर फैक्टर ऑपरेशन एट फुल लोड। इसमें अगर कैपेसिटर रन टाइप अगर कोई इंडक्शन मोटर है तो इसमें देखिए सिंगल फेज लिखा होना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पे सिर्फ है
इसका जो आंसर दे रहा है, जैसे मान लीजिए सिंगल फेज है तो उसमें हम रन टाइप के कैपेसिटर लगाते हैं। रन टाइप का रन एंड स्टार्ट दोनों होता है, और शेडेड टाइप का होता है। इस टाइप के हम इसके स्टार्टिंग मेथड होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम मोटर का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें कैपेसिटर नहीं लगाया जाता है। अगर लगता भी है तो वो पावर फैक्टर करेक्शन के पर्पज़ होता है। तो इसमें जैसे देखिए जो कंटिन्यू जुड़ा हुआ है कैपेसिटर, तो इसका मतलब वो पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट भी कर रहा है। इसलिए इस ऐसे टाइप की जो मोटरें हैं तो उसका पावर फैक्टर अच्छा होगा या हाईएस्ट होगा। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये कैपेसिटर रन टाइप का, तो इसका सही ऑप्शन पहला वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या दिया रहा है? एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 1200 टर्न ऑन प्राइमरी एंड 600 टर्न ऑन सेकेंडरी, इट ड्राइविंग ए वोल्टेज प्राइमरी साइड टू 110 वोल्ट एंड लोड रेजिस्टेंस 15 ओम, वैल्यू ऑफ है करंट ट्रांसफार्मेशन रेशियो। देखिए करंट ट्रांसफार्मेशन रेशियो अगर हमें निकालना है तो हमें करंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी का अगर हमें वोल्टेज दिया है और सेकेंडरी का दिया है और टर्न दिया है, प्राइमरी टर्न दिया है, सेकेंडरी टर्न दिया है, तो हम ट्रांसफार्मेशन रेशियो का हम फार्मूला लगा देंगे। तो इससे करंट रेशियो या वोल्टेज रेशियो या टर्न के रेशियो करके हम यहाँ पर ट्रांसफार्मेशन रेशियो को निकाल सकते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मेशन रेशियो का फार्मूला जो होता है N2 डिवाइड बाई N1 इजक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1 इजक्वल टू I1 अपान I2 होता है। तो इस तरीके, तो यहाँ पर हम देखिए अब टर्न के बेस पे हम निकाल देते हैं, ये सभी के इक्वल होता है K। अब देखिए यहाँ पर हमें जो दिया गया है 1200 दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। V2 कितना है, सॉरी N2 कितना है 600 टर्न, 600 टर्न डिवाइड बाई, और प्राइमरी का टर्न कितना है 1200 टर्न। अब इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, या इसको हम कट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा 0.5, के इक्वल टू 0.5, यही इसका आंसर होगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन 3 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। फ्यूज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्यूज बनाने के लिए देखेंगे इसमें जो है सीसा प्लस टिन, इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है, मिक्सचर से बनाया जाता है। सीसा प्लस टिन के मिश्र धातु का बनाया जाता है। अगर लेड है, लेड और टिन का जो कम्बिनेशन होता है तो 60% टिन होगा तो 40%, 60% टिन होगा तो और 40% के आसपास में लेड होगा। इसी रेशियो के आसपास में ये बनाया जाता है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में एन आर्क है ए पावर फैक्टर ऑफ, यानी कि आर का पावर फैक्टर कितना होता है। इसका पावर फैक्टर हम देखिए न तो कोई मैग्नेटिक एलिमेंट होता है इसके अंदर, न तो कोई रजिस्टिव एलिमेंट होता है। तो इसमें जब आर के क्रिएट होता है तो इसका जो पावर फैक्टर होता है यूनिटी पावर फैक्टर होता है। इसलिए इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। द ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज्ड फॉर बल्क पावर कंज्यूमर, जैसे जो बल्क पावर यानी बड़े लेवल के जो कंज्यूमर होते हैं उनके जो पावर भेजा जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसके लिए जो है 11 kV हम उसको सप्लाई देते हैं। 11 kV अगर मान लीजिए जो छोटे लेवल का कंज्यूमर है तो लगभग 440 वोल्टेज के आसपास में दिया जाता है। अगर बड़े लेवल का है तो 11 kV दिया जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन 4 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में विद्युत रोधन प्रतिरोध R और लंबाई L के बीच संबंध होगा। विद्युत रोधन प्रतिरोध यहाँ लिखा हुआ है, कंडक्टर नहीं, विद्युत रोधन इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए जो दिया गया है। तो इसका जो फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कोई केबल है, केबल की लंबाई बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस घटता जाएगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। R प्रोपोर्शनल हम ये लिख सकते हैं, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/L होगा। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा 3 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61।
विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर्स हैज वेरी लेस वोल्टेज रेगुलेशन। बहुत कम वोल्टेज रेगुलेशन किसका होगा? अगर मान लीजिए जिसका जीरो के आसपास में होगा तो उसको हम बहुत कम मानेंगे, लेकिन जिसका नेगेटिव है तो जीरो से भी हम कम मानेंगे उसको। तो अगर नेगेटिव की अगर हम बात करें तो ओनली सीरीज मोटर में नेगेटिव आता है। नेगेटिव कैसे सीरीज में आता है? अगर मान लीजिए हम जीरो लोड पे चलाते हैं तो नियरली मान लीजिए 5 वोल्ट या 10 वोल्ट मान लीजिए मैक्सिमम जनरेट कर रहा है, और जब हम फुल लोड पे चलाते हैं तो फुल लोड पे चलाएंगे तो अगर मान लीजिए 230 के लिए डिजाइन किया गया है तो लगभग 230 हो गया। इसका जो फार्मूला होता है, नो वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज और डिवाइड बाई नो लोड का वोल्टेज का डिवीजन कर दीजिए। अब देखिए जिससे आप डिवाइड करेंगे 10 माइनस 230 डिवाइड बाई 10, तो इसको निकालेंगे तो इसका आंसर जो आएगा नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा यानी कि अगर हम 10 में से ये निकालेंगे तो माइनस 230 आएगा, 220 डिवाइड बाई 10 करेंगे, ये -22 आ रहा है। -22 अगर मल्टीप्लाई पर 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि -22 यानी 220%। 220, हाँ 220% ही तो हुआ, कहाँ 2200% आ रहा। तो ये निगेटिव आंसर आ रहा है, इसलिए ये मिनिमम सबसे कम यही होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा 4 वाला सही होगा, सीरीज जनरेटर के लिए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में हार्मोनिक आर प्रेजेंस इन, देखिए जो हार्मोनिक्स होता है डीसी सर्किट में या डीसी सोर्स में नहीं होगा। डीसी सोर्स यहाँ सप्लाई प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ पर नहीं होगा, ओनली एसी सर्किट में होगा या एसी परिपथ में। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है पहला वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ए 230 वोल्ट 2300 वोल्ट ट्रांसफार्मर टेक्स नो लोड करंट 5 एम्पियर एंड पावर फैक्टर 0.25 पावर फैक्टर लैगिंग द कोर लॉसेज इज। यानी कि कोर लॉसेज को निकालना है तो कोर लॉसेज का जो फार्मूला होता है P V1, क्योंकि हम सप्लाई V1 से देते हैं, नो लोड करंट निकालने के लिए V1 से हम सप्लाई देंगे, और I0 cos फाई, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा। 230 मल्टीप्लाई नो लोड करंट कितना है 5 एम्पियर मल्टीप्लाई 0.25, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 287.5 वाट, इतना तक के आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 3 वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ अगला ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्किट ब्रेकर दैट इज यूज इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है जो डोमेस्टिक में होता है? इसमें एमसीबी यूज करते हैं। एमसीबी क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि यह सबसे सस्ती होती है, सस्ती डिवाइस होती है और डोमेस्टिक के लिए बहुत सुटेबल होता है, इसलिए इसको हम बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, ओ सॉरी डी यानी 4 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज, वह कौन सी गैस है जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन दोनों का मिक्स रूप होता है? तो इसमें वाटर गैस होता है, इसका सही ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में एक 6 पोल 50 हर्ट प्रेरणी मोटर 970 आरपीएम पर चल रही है, घूर्णक धारा की आवृत्ति क्या होगा? यानी कि रोटर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो हम सबसे पहले इसकी फार्मूला निकाल लेते हैं, यानी कि रोटर के अंदर की अगर हम फ्रिक्वेंसी निकालेंगे एफ आर, इसको डिनोट किया जाता है एस इंटू फ्रिक्वेंसी, एस एफ होता है। अब हम स्लिप निकाल लेंगे, स्लिप निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? अब देखेंगे अगर 6 पोल के लिए अगर हम निकालेंगे तो इसका जो सिंक्रोनस स्पीड होता है 1000 होता है, तो 1000 माइनस 970 डिवाइड बाई 1000, तो इसको कटापीटी करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3030 डिवाइड बाई
100 1000 अब इसको काट कट हो गया बराबर इसकी वैल्यू आएगी 0.03 यानी कि 3% स्लिप पर यह वर्क कर रही है। 3% अगर स्लिप पे चल रही है तो हम यहाँ पर 3.03 मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 हर्ट। इसका सही ऑप्शन 1.5 हर्ट आएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द फ्यूजिंग करंट इफ द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज इज 10 एम्पियर। देखिए मान लीजिए कोई फ्यूज है, अगर मान लीजिए कोई फ्यूज है, जैसे ये फ्यूज हो गया, ये फ्यूज अगर मान लीजिए हो गया, इस फ्यूज की अगर रेटिंग है 10 एम्पियर, अगर इसको मेल्ट कराना है तो यानी कि 10 के ऊपर अगर हम करंट देंगे तभी यह मेल्ट होगा। अदरवाइज यह 10 एम्पियर के लिए अगर डिजाइन किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि 10 एम्पियर को सहन करते हुए यह लोड को आसानी से कैरी करेगा। तो इसमें अगर हमें इसको मेल्ट कराना है इस फ्यूज को तो 10 एम्पियर के ऊपर की करंट की वैल्यू देंगे तब यह मेल्ट कर जाएगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा A1 वाला, यानी कि मोर देन 10 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लो बिकॉज ऑफ है। अगर मान लीजिए सिंगल फेज मोटर को अगर रन कराया जाता है तो देखा जाता है तो इसमें जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है वो लो होता है। इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण होता है लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, इसकी वजह से इसका पावर फैक्टर लो होता है। ये देखिए इसका ऑप्शन ये वाला सही, लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट है। लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों होती है? लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट का मेन पर्पज है कि जैसे इसमें मैग्नेटिक मटेरियल ज़्यादा यूज किया जाता है और साथ में एयर गैप वगैरह रहती है, इसकी वजह से। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 600 माइक्रोवेवर act through a coil 1500 turn and reverse in 0.5 second. The average value of the induced EMF is। इसमें एवरेज वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखिए निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, E इक्वल टू होता है E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई की वैल्यू कितनी है? फाई की वैल्यू है 600। अब ये देखिए इसमें 600 यह पॉजिटिव की तरफ प्लस लेंगे और फिर निगेटिव की तरफ जाएगा तो निगेटिव लेंगे। अगर मान लीजिए हम 600 माइनस ले रहे हैं, -600, अब ये फिर इसका डिफरेंस करेंगे माइनस, फिर 600 निगेटिव में जाएगा फ्लक्स वैल्यू, और ये हो गया। और डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू कितना है? 0.5 है। अब टर्न की वैल्यू यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1500 टर्न है, 1500 टर्न। तो इसको हम इसको देखिए कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस 1200 मल्टीप्लाई 1500 डिवाइड बाई 0.5। अब यहाँ पे देखेंगे माइक्रो लगा है, ये क्या है? माइक्रो लगा हुआ है, तो इसमें ये माइक्रो लगा रहेगा, तो इसमें हम माइक्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 से। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब देखिए यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो हो गया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया तो यहाँ -2 में बदल जाएगा, ये कट करके -2 हो गया, इसकी पावर -2 हो गया। तो इसको अब कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 3.6 आएगा, ये 4 वाला, इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज फेड फ्रॉम 15 वोल्ट आरएमएस वैल्यू, यानी कि हम कोई ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें हम 15 वोल्ट का आरएमएस वैल्यू दे रहे हैं एसी सोर्स से, एंड कनेक्टेड अक्रॉस द 100 ओम लोड द पीआईवी इज, यानी कि एक डायोड का जो पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू है उसी को पूछा जा रहा है। तो इसमें जो होता है देखिए, अगर मान लीजिए 15 वोल्ट का आरएमएस वैल्यू दिया जा रहा है तो हम सबसे पहले इसका मैक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। और जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड का पीआईवी वैल्यू जो होता है
वी मैक्स के इक्वल होता है। अगर सेंटर टेप की बात करेंगे तो उसमें 2 वी मैक्स के इक्वल होता है। यानी कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है ब्रिज में वीएम मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल होता है, और सेंटर टेप में 2 वीएम के इक्वल होता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में वीएम के इक्वल होता है। अगर मान लीजिए देखिए और क्लियर करें, अगर देखिए ब्रिज रेक्टिफायर है, बी आर ब्रिज रेक्टिफायर है, तो उसमें क्या होता है, वीएम के इक्वल होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर है हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इसमें भी वीएम के इक्वल होगा। अगर सेंटर टेप टाइप का ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो यानी कि सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है तो 2 वीएम के इक्वल होता है। तो यही हमें वीएम की वैल्यू निकाल लेते हमें मिल जाएगा। अब 15 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है, 15 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है। अगर हमें वी मैक्स में निकालना है तो इसमें हम 0.707 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें वी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। वी मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए इससे हम डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 21.21 आएगा, यानी कि 21.21 ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। डीसी परिपथ की आवृत्ति होती है, कितनी आवृत्ति होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 होगी। इसका सही ऑप्शन 4 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। उपकेंद्रों में बैटरी का कार्य प्रदान करता है। देखिए जो उपकेंद्र होते हैं या कह सकते हैं सब स्टेशन जो होते हैं उसके अंदर जो बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं उसके अंदर एक बैटरी इंस्टॉल की जाती है, लेड एसिड बैटरी होती हो। और यह लगाने का मेन पर्पज़ क्या होता है, जैसे उस सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के पर्पज़ होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, परिपथ को बंद करने की शक्ति देना। तो बैटरी का मेन पर्पज ये है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन 2 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 3 माइक्रोफैरड के 5 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इस तंत्र में समतुल्य धारिता क्या होगी। अगर देखिए कोई कैपेसिटर लगाया गया है तो ये कितने हैं, 5 कैपेसिटर, 1 2 3 4 5। अब ये सीरीज में जोड़ा गया है। अगर मान लीजिए ये रजिस्टर होता है तो ये सभी को हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ कैपेसिटर है तो कभी कैपेसिटर को क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके सभी को हम जोड़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम मान लीजिए सेम रेटिंग की है तो क्या करेंगे, जितने एक कैपेसिटर की वैल्यू डिवाइड बाई जितने क्वांटिटी में कैपेसिटर जोड़े गए हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। 3 डिवाइड बाई 5 कैपेसिटर श्रेणी में जोड़े गए हैं तो 5 6 30.6, इसका आंसर आएगा 0.6 माइक्रोफैरड आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। क्वेश्चन नंबर 74। ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइन ऑफ लो हेड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइन के लिए कौन सा यूज करते हैं। अगर लो हेड के लिए यूज किया जा रहा है तो देखेंगे यहाँ लो हेड दिया गया है, लो हेड के लिए यूज करते हैं तो कप्लान टर्बाइन यूज करते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सेकंड वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में द फंक्शन ऑफ बुकोल्ज रिले इन ए ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम। अगर बुकोल्ज रिले है यह किस चीज़ का प्रोटेक्शन करता है ट्रांसफार्मर में, इंटरनल फॉल्ट। अगर मान लीजिए उस ट्रांसफार्मर के अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट क्रिएट होता है तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर वास्प या कह सकते हैं उसकी गैस वगैरह ये जनरेट होने लगते हैं। गैस आने की वजह से उसमें एक गैस ऑपरेटेड एक रिले लगाया जाता है जिसे बुकोल्ज रिले कहते हैं, और वह कंजर्वेटर एंड मेन टैंक के बीच में लगाया जाता है। तो जैसे वो मेन टैंक से जब गैस उठेगी तो वो गैस आकर के वो सीधे कंजर्वेटर की तरफ यानी कि ऊपर की दिशा में बढ़ेगी, जैसे उस रिले के अंदर एयर पहुंचेगी वो सिस्टम को बंद कर देगी। तो इसमें जो रिले यूज किया जाता है बुकोल्ज रिले होगा, और ये है इंटरनल फॉल्ट को ये प्रोटेक्शन करता है। जैसे मान लीजिए उसके अंदर कोई ट्रांसफार्मर फॉल्ट आता है, हीट क्रिएट होगा, उससे ऑपरेट हो जाएगी। तो इस तरीके इसका जो सही ऑप्शन होगा चौथा वाला सही होगा। तो आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।